तो आज की स्टोरी हमें विनायक ने शेयर करी है और विनायक उड़ीसा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है जिसका नाम बिलेश्वर है। थैंक यू सो मच विनायक अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपनी स्टोरी मेरी आवाज में सुनना चाहते हो तो आप इस मेल आईडी पर अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो। तो बात 2004 की है। तब विनायक 11 साल का होता था और उस दिन होली का त्योहार था जिस दिन ये हॉरर इंसिडेंट हुआ था। तो विनायक एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है और जो उनके गांव में घर होते थे वो भी कास्ट के हिसाब से ही डिवाइड होते थे कि एक एरिया इन कास्ट का होगा और दूसरा एरिया दूसरी कास्ट वालों का। और विनायक के गांव को शासन बोला जाता था। विनायक और उनकी फैमिली जहां रहती थी वहां से मेन गांव कुछ 2 किलोमीटर दूर था और उनके घर से गांव जाने का रास्ता वो काफी जंगल से भरा हुआ होता था। मतलब दोनों तरफ जंगल है और बीच में एक सड़क जा रही है कोई 2 किलोमीटर तक मेन गांव की तरफ। विनायक का घर रास्ते के पास में ही था तो जो गांव के जितने भी लोग होते थे मेन गांव के वो सारे विनायक के घर के पास से ही गुजरते थे। तो विनायक के पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनकी ट्रांसफर की वजह से उनकी फैमिली गाँव नहीं जा पाती थी। लेकिन उनके जो बड़े पापा थे उनकी फैमिली गांव में ही रहती थी और उनका जो घर बना हुआ था वो भी पूरा मिट्टी का था। तो जो उनके बड़े पापा का घर था उसका पहला रूम उसे वो बंगला कहते थे और वहां पर जितने भी रिश्तेदार या दोस्त या बाहर से कोई भी आता था वो वहां पर स्टे करते थे। उसके बाद घर पर आगे खुला सा स्पेस था और राइट साइड पर पूजा घर था और लेफ्ट साइड पे विनायक और उसके बड़े पापा का रूम था। अब उनके घर में ऐसा था कि किचन काफी बड़ा था, मतलब एक हॉल टाइप का था और उसकी जो छत थी उसके ऊपर एक गोदाम टाइप का था जिसमें अंधेरा रहता था और वहाँ पे राशन वगैरह वो रखते थे। तो उनके गांव में एक मुख्य प्रथा होती थी कि होली के एक दिन पहले जिस दिन होलिका दहन होता था उस दिन गांव के जो मुख्य देवता थे वो रात के 3 बजे वहां पर होली खेलने जाया करते थे। तो ये जो इनकी प्रथा थी उसे ये मेलन बोलते थे और गांव के जितने भी मुख्य देवता थे वो सारे राधा कृष्ण के रूप में वहां पर इकट्ठे होते थे। मेलन एक बड़ा हिस्सा था उनकी होली सेलिब्रेशन का और होली सेलिब्रेशन के बाद वो एक विमान को बहुत अच्छे से सजाते थे और नेक्स्ट डे एक कंपटीशन भी होता था जिस देवता का विमान सबसे अच्छा सजा होगा उसकी तारीफ या वाहवाही की जाती थी। तो बात 2004 की है। तब मार्च का टाइम था और ठंड पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रखी थी। तो होली के एक दिन पहले विनायक और उनकी फैमिली गांव पहुंचती है और जिस दिन वो पहुंचते हैं उसी रात को मेलन भी था जो उनकी प्रथा होती थी। तो गाँव में पहुंचने के बाद वो खाना पीना खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं और जैसे ही थोड़ी शाम होती है तो विनायक के जो बड़े पापा होते हैं वो विनायक को विमान सजाने के लिए बुला लेते हैं। फिर जितने बड़े लोग थे वहाँ, बड़े लोग मतलब एज में बड़े, वो विमान सजाने लगते हैं और बच्चे यहाँ वहाँ सारे डोलने लगते हैं, खेलने लगते हैं। लेकिन बच्चों का कुछ अलग ही खेल चल रहा था। सारे बच्चे विनायक को ऐसे देख रहे थे कि वो जैसे आउटसाइडर हो और वो शहर से आया है तो गाँव के बारे में उसे कुछ पता नहीं होगा। लेकिन विनायक को सब बच्चों के साथ खेलना था और उनकी कंपनी एंजॉय करनी थी। तो सब बच्चे ऐसी उधम कर रहे होते हैं और खेल कूद के सब थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं और तभी सब लोग अपनी गांव की स्टोरी सुनाने लगते हैं। अब उनके ग्रुप में विनायक का बड़ा भाई और विनायक के बड़े पापा का बेटा जो कि उससे 3 साल बड़ा होता है, तो वो पूछता है कि अपने गांव का जो लास्ट वाला घर है उसके बारे में किसी ने कुछ सुना है। तो विनायक के लिए वो जगह तो नहीं थी, उसे कुछ नहीं पता था वहां के बारे में कि उस घर में कौन रहता है कौन नहीं। तभी उन्हीं के ग्रुप में से एक बच्चा बोलता है कि उस घर में एक बुढ़िया का भूत रहता है और जो भी उस घर के पास जाता है वो बुढ़िया उसे मार डालती है। तो इसी बात पर विनायक का बड़ा भाई बहुत तेज हंसने लगता है और वो बच्चों को बोलता है कि तुम भी वही बात बोलते हो जो तुम्हारे बड़े बूढ़े लोग बोला करते थे। फिर वो बच्चा बोलता है उस भूतिया घर के पास हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़ है जो कि करामंगा का है। करामंगा मतलब स्टार फ्रूट होता है और उसे उड़िया में करामंगा बोलते हैं। अब विनायक हमेशा से शहर में ही रहा था तो इस पेड़ के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और मुझे भी इस वीडियो से पहले बिल्कुल नहीं पता था। मैं जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तभी मुझे इस पेड़ के बारे में पता चला। फिर विनायक उनसे सवाल पूछने लग जाता है कि और क्या क्या है गाँव में। तो जो ग्रुप वाले होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं कि इसे कुछ नहीं पता है। तो उन्हीं में से एक लड़का बोलता है कि अगर हम इसे बताएंगे नहीं तो इस गांव के बारे में वो जानेगा कैसे। तो जो लड़का उस घर की स्टोरी सुना रहा होता है वो सबको बोलता है कि आज हम उस घर के पास चलेंगे, लेकिन उस टाइम कोई भी राजी नहीं होता उस घर पे जाने के लिए। फिर वो लड़का बोलता है कि चलो आज जब सब लोग विमान लेकर जाएंगे तो हम भी उन्हीं के साथ चल लेंगे और देखेंगे कि गाँव के लास्ट वाला घर कैसा दिखता है। फिर विनायक के दोस्त ने विनायक की मम्मी से बात करी कि आज रात को विनायक को हमारे साथ भेज देना, हम वहीं पर ऐसे खेलेंगे मेलन में और हम अपने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, इसका वादा करते हैं। तो विनायक की मम्मी विनायक को भेज देती हैं उनके साथ। तो जहाँ पर विमान को सजाकर ले जाया करते हैं वहाँ जब तक होली सेलिब्रेशन हो रही होती है तब तक तो सारे लोग होते हैं और जैसे ही वहाँ के देवता अपने विमान लेकर चले जाते हैं
वहाँ पे किसी का जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसके बाद वहाँ पर बुरी शक्तियाँ घूमने लगती हैं। तो जैसे ही उनके घर के पास से विमान निकलता है और उसमें और भी लोग होते हैं, तो बच्चे भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और करीब 900 मीटर का रास्ता होता है जहाँ पर विमान को लेकर जाते हैं। वो 900 मीटर का रास्ता तय कर विमान गांव के लास्ट तक पहुँचता है और विनायक वहाँ पर देखता है उस घर को जिसके बारे में वो पहले बात कर रहे होते हैं। तो घर के नाम पे तो सिर्फ 4 दीवारें होती हैं और उसी के साथ में वो खरमंगे का पेड़ भी होता है। तो विमान वहां से थोड़ा दूर चला जाता है और जो विनायक का बड़ा भाई होता है उसके पास एक टॉर्च होती है। वो पेड़ के थोड़ा करीब जाते हैं और पेड़ पर टॉर्च मारते हैं और देखते हैं कि पेड़ पर कुछ ऑरेंज कलर के फ्रूट लगे हुए थे और उन फ्रूट को कोई नहीं खाता था, वो बस ऐसे ही लगे रहते थे। ऐसे लगता था कि वो काफी वीरान जगह है, वहां पर कोई उन फ्रूट को खाने नहीं आता था। विनायक और उसके भाई के साथ 3 लड़के और थे और उन्हीं में से एक लड़का चीखते हुए शासन की तरफ भागने लगता है, मतलब अपने घर की तरफ बहुत तेज तेज भागने लगता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। तो उसी के साथ साथ बाकी ग्रुप वाले भी भागने लगते हैं और उनसे कोई सवाल नहीं पूछता और सीधा भागने लगते हैं। और किसी को नहीं पता था क्या हुआ, बस सारे लोग डर के भागने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ा घर के पास पहुंचने लगते हैं, मतलब थोड़ी रोशनी वगैरह उन्हें दिखने लगती है, तभी वो सारे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने वहां पर दीवार पर एक औरत को चिपके हुए देखा था जिसकी गर्दन काफी टेढ़ी सी थी। तो विनायक और उसके दोस्त किसी तरह घर पहुंचते हैं भागते भागते, और विनायक को अस्थमा की बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी सांस बहुत फूलती थी। तो वो जैसे ही घर पहुंचा और घर के पहले कमरे में पहुंचा तो उसकी मम्मी ने उसकी हालत देखते हुए उसे बहुत तेज डांटने लगी और डांटते डांटते उनका ध्यान इस चीज पर नहीं गया कि उनका भाई वहां पर नहीं है। विनायक बोलता है कि भैया तो मेरे साथ ही भागे थे। तो विनायक काफी ऐसे घबरा सा जाता है कि वो भागे तो मेरे साथ ही थे लेकिन घर नहीं पहुंचे, पता नहीं कहाँ रह गए। फिर विनायक की बड़ी माँ और एक पास में ही पड़ोस के काका आते हैं जो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सारे बच्चे उनको बता देते हैं कि हम ऐसे ऐसे उस घर के पास गए थे और हमने वहां पर किसी को देखा था। बड़ी माँ सब बच्चों को डांटने लगती हैं। फिर काका अपने साथ 2 आदमियों को और लेकर उस घर की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही वो उस घर की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो भैया थे उनके हाथ में एक टॉर्च होती है और वो दीवार पर चिपक कर कुछ मंत्र वगैरह कुछ पढ़ रहे होते हैं, मतलब बैठकर। काका वहां घंटियां और रंग लेकर गए थे और जैसे ही वो भैया को देखते हैं तो वो पीछे से जाके भैया के माथे पे रंग लगा देते हैं और सारे लोग घंटियां बजानी शुरू कर देते हैं। फिर भैया को किसी तरह घर लेकर आते हैं और उन्हें सीधा किचन में लेके जाते हैं क्योंकि किचन में काफी ज्यादा स्पेस होता है, और बाकी बच्चों को पहले वाले कमरे में ही बंद कर देते हैं कुंडी लगाकर। फिर काका भैया के पास कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और भैया बिल्कुल कांप रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ आ गया है। फिर काका जी को लगता है कि बात थोड़ी बढ़ गई है तो वो पास वाले गांव से पंडित जी को बुलावा भेजते हैं जो कि हर होली सेलिब्रेशन पर वहां पर पूजा करने आते थे। तो जब तक पंडित जी आ रहे थे तब तक सारे शांत बैठे हुए थे और भैया जी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। तो जो बड़ी माँ थी वो उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां बार बार रख रही थी और उनके सर को सहला रही थी बार बार। तो पंडित जी आते हैं और उन्हें ये नहीं बताया था कि किस रूम में आना है, लेकिन वो जैसी घर के पास आते हैं उन्हें एक आभास सा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है मतलब, और वो सीधा किचन में घुस जाते हैं भैया के पास। फिर पंडित जी ने भैया को अच्छे से देखा और तब काका बताते हैं कि जो भैया थे वो उस शापित घर की दीवार के साथ चिपक कर कुछ बोल रहे थे। फिर पंडित जी बोलते हैं कि भैया को बाहर ले जाओ और एक रस्सी से खूंटे पर बांध दो, क्योंकि पंडित जी ने भांप लिया था कि उसके अंदर जो भी आत्मा है उसने बहुत ही शातिर तरीके से उनके शरीर में जगह बनाई थी और वो उसी घर में रहना चाहती थी। अब जो होली सेलिब्रेशन के लिए विमान गया था उसके वापस आने का भी टाइम हो जाता है और थोड़ी दूर पर ही घंटियां और ढोल की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो वो आवाज सुनकर भैया एकदम नॉर्मली जाग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे घर के अंदर ले चलो। फिर ये सब सुनकर और भैया की हालत देखकर बड़ी माँ थोड़ी ऐसे परेशान सी हो जाती हैं और वो पंडित जी से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भैया को अंदर ले चलते हैं, वो मुंह हाथ धोकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन पंडित जी को इस आत्मा की साजिश के बारे में पता था तो वो बड़ी माँ को साफ मना कर देते हैं और बाकी सब लोगों को भी बोलते हैं कि इसकी कोई बात नहीं मानेगा। फिर भैया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मुझे खोल दो, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा होता है और तभी उनकी नज़र विनायक पर जाती है। तो वो विनायक को पहचान नहीं रहे होते हैं और ये बोल के बुलाते हैं कि ए बच्चे इधर आ और ये रस्सी खोल दे।
लेकिन जो भैया के अंदर आत्मा थी उसे ये पता था कि विनायक को वो जो स्टार फ्रूट है वो टेस्ट करना था, तो वो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए ये बोलती है कि अभी तुम ये रस्सी खोल दो और कल मैं तुम्हें वो स्टार फ्रूट लेकर आऊंगी और वो खिलाऊंगी। ये देखकर विनायक को बहुत अजीब और डर सा लगने लगता है और तभी विनायक को वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। अब इतने में ही लोग विमान लेकर पहुंच जाते हैं और भैया की हालत काफी खराब होने लगती है और वो बहुत डेस्परेट से होने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं रस्सी से बंधे हुए। वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि घंटियां और क्या नाम है सारे ढोल वगैरह की आवाज आ रही होती है और वो उन्हें बहुत इरिटेट कर रही होती है। फिर जैसे ही विमान घर के पास आता है तो पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं और अपने सारे लोगों को बोलते हैं कि जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से ढोल और घंटियां बजानी शुरू कर दो। तो पंडित जी ने भैया के अंदर जो आत्मा थी उनसे कुछ सवाल पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो आत्मा अपना नाम बताने से साफ मना कर देती है। फिर पंडित जी पूछते हैं कि इस लड़के के अंदर तुम किस मकसद से आई हो, तो वो बोलती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ और मैं किसी को हार्म नहीं करूंगी, लेकिन साफ दिख रहा होता है वो झूठ बोल रही होती है। तो पंडित जी उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं और उससे क्वेश्चंस पूछने जारी रखते हैं। फिर वो लास्ट में बताती है कि मेरा नाम एक भगवान के ऊपर है जो अभी होली खेल कर आया है, लेकिन मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। फिर पंडित जी समझ जाते हैं कि जो अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं ले सकता उसकी इंट्यूशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। फिर पंडित जी ने वहीं पर अग्नि लगाकर मतलब आग लगाकर पूजा शुरू कर दी और देवता की मूर्ति भैया के आगे रखकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तभी भैया के अंदर जो आत्मा होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे खाने को मिठाई चाहिए। पंडित जी बिल्कुल मना कर देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो आत्मा अपनी जिद पर अड़ी रहती है, कहती है मैं बिना मिठाई के यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। फिर बाद में पंडित जी मान ही जाते हैं उसको मिठाई देने के लिए और जैसे ही उसके पास मिठाई लेकर आते हैं वो 4-4 5-5 पीस एक साथ खाने लगती है और ऐसा फील हो रहा है, मतलब वो हरकत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर सच में कोई मतलब किसी आत्मा का वास है। फिर वो मिठाई खाने के बाद भैया को खूंटे से खोला जाता है और भैया भागते हुए घर की तरफ जाते हैं और बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। फिर पंडित जी भैया के पास जाते हैं और उन्हें रंग लगाते हैं तो भैया होश में आ जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि भैया को कुछ याद नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें बस इतना याद था कि वो उस भूतिया घर के पास से भागे थे और तभी उन्हें बड़े पापा ने पीछे से आवाज लगाई और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तभी वो नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। पंडित जी ने कहा वो जो भी आत्मा थी वो इस घर के अंदर प्रवेश करना चाहती थी, वो भी तुम्हारे भैया की बॉडी के थ्रू, लेकिन हमने उसे वो खिला दिया जो वो मांग रही थी, तो अब वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इन फ्यूचर उस घर में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए पंडित जी ने एक बड़ा हवन करा और वहां पर उस घर के सदस्य को बोला कि इस हवन में कुछ अपनी प्रिय चीजें डाल दें ताकि बाद में वो आत्मा किसी को अपने वश में न कर पाए। हवन के बाद पंडित जी ने घर के बाहर एक खड्डा खोद के पेड़ का बीज भी बोया और कहा कि जब तक ये पेड़ इस घर पर रहेगा तब तक इस घर पर बुरी आत्माओं का साया नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना था कि वो उस शापित घर की चुड़ैल थी जो भैया को नोटिस करती थी और घर के अंदर आने की कोशिश करती थी। इस सारे इंसिडेंट के बाद घर उनका मिट्टी का ही था, तो जो किचन के ऊपर उनका एक गोदाम था जहाँ पर वो अपनी खाने पीने की चीजें रखा करते थे, वहां से काफी दिनों तक आवाज आती थी कि कोई वहां ऊपर पैकेट वगैरह फाड़कर कुछ खा रहा है। तो इस आवाज से घर के अंदर लोग डर जाया करते थे, तो उन्होंने उस घर को तुड़वाकर एक नया घर बनवाया उस जगह पर। उसके बाद वो आवाजें बंद हो गई और सब चीज ठीक होने लगी। तो ये थी आज की स्टोरी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।